यस डियर स्टूडेंट्स, आज संस्मरण विधा के अंतर्गत हम राजेंद्र बाबू नामक संस्मरण पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जी इसकी लेखिका है। यह मैंने आपको बताया ही है कि आपकी जो पुस्तक का नाम है वह संस्मरण है, और महादेवी वर्मा जी ने अपने समय के आप कह सकते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, महान व्यक्तित्व के धनी कुछ एक ऐसी हस्तियों के बारे में यह संस्मरण विधा के माध्यम से अपने विचार और भाव प्रकट किए हैं। उन महान हस्तियों के जीवन से जुड़े हुए छुए अनछुए पहलुओं को इन्होंने व्यक्त किया है। तो आज जो संस्मरण हम पढ़ेंगे वह है राजेंद्र बाबू। महादेवी वर्मा लेखिका है और चैप्टर का जो नाम है वह है राजेंद्र बाबू, और जो कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है, और चैप्टर का नाम उन्होंने राजेंद्र बाबू लिखा है। जबकि हम पहले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में इसके माध्यम से पढ़ेंगे। महादेवी जी कहती हैं कि पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने न कोई रेखा जोड़ी है और न ही कोई नया रंग भरा है। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में कुछ भी जोड़ना घटाना संभव नहीं है। लेखिका जो राजेंद्र बाबू अर्थात राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, जो पहले पहले राष्ट्रपति रहे हैं हमारे देश के, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जो अपने विचार हैं उनको प्रकट करते हुए कहती है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, राजेंद्र बाबू का या राजेंद्र प्रसाद जी का, कि उसके बारे में जो पहली बार मिले और उनसे मिलने के बाद जो उनकी स्मृति, जो उनके साथ जुड़ाव पहली बार में हो गया था, अंकित हो गई थी जो याद, वह कैसी थी कि उनमें से इतने वर्षों से न कोई रेखा जोड़ी और न ही रेखा कोई नया रंग भरा है। कहती है कि उनका जो पटना के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने पहली बार उनको देखा था, जो रूप रंग रूप वेशभूषा और जो पहली याद में पहले मिलन में उनके साथ जुड़ाव हो गया था, मन मस्तिष्क पर अंकित हो गया था, वर्षों बाद भी आज उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात प्रथम मिलन में किसी व्यक्ति के साथ जो जुड़ाव है और वो जो उसका चित्र मेरे सामने अंकित हुआ था वह वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न ही मैंने उसमें कोई रेखा जोड़ी है, अर्थात कोई भी बात नई जोड़ी है, और न ही उसमें कोई रंग भरा, अर्थात उनकी आयु का और परिवेश का कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है, अर्थात उनका व्यक्तित्व जैसा था वैसा का वैसा ही है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे सत्य सत्य ही होता है, न उसमें से कुछ कम किया जा सकता है न ही उसमें जोड़ा जा सकता है। सत्य का रूप हमेशा सत्य ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है। ऐसे ही जो सच्चा और महान व्यक्तित्व है, समय का, काल का, पद का, उसके व्यक्तित्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, उसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, वह वैसा का वैसा ही कहता है। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। कहते मुख की आकृति अर्थात उनका जो चेहरा है, सिर्फ वह ही नहीं अपितु पूरा का पूरा शरीर की जो बनावट है, गठन का अर्थ है बनावट है, वह कैसी है, एक सामान्य भारतीय, जो भारत देश का एक आम व्यक्ति होता है वैसी ही है, जन की आकृति है, गठन की छाया है। अतः उन्हें देखने वाले को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हुआ आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। बड़ी ही स्पष्ट और सरल भाषा में उन्होंने, महादेवी जी ने यह बात लिखी है। देखिए क्या कहती है कि जैसे ही कोई व्यक्ति उनसे मिलता, क्योंकि वे राष्ट्रपति के पद पर अवश्य थे, कहते कि उनके स्वभाव में, व्यवहार में किसी भी तरह से बड़े पद की कोई मान गुमान या व्यवहार में ऐसी कोई बात नहीं आई थी। उन्हें देखकर एक आम भारतीय, जैसे आप कह सकते हैं नागरिक जैसी ही हमें अनुभूति होती थी। और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति उन्हें देखता, क्योंकि वे एक साधारण भारतीय जैसे लगते थे, तो कोई ना कोई आकृति सबको लगता था कि जैसे वो मिलती जुलती है, भारतीय जैसे लग रहे हैं, कि मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है। हर व्यक्ति जो उनसे मिलता था वह यह बात कहता था, उसे यह बात अनुभव होती थी कि शायद उसने उस व्यक्ति विशेष अर्थात राजेंद्र बाबू को पहले कहीं देखा हुआ है। राष्ट्रपति के पद पर होने के बावजूद भी जो उनका बाहरी व्यक्तित्व है वह एक सामान्य भारतीय नागरिक का स्मरण कराता था, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं था। भाई जवाहरलाल जी की अस्त व्यस्तता भी व्यवस्था
से निर्मित होती थी, किंतु राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था ही अस्त व्यवस्था का प्राय थी। दूसरे यदि जवाहरलाल जी की अस्त व्यस्तता देख लें तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, परंतु अपनी अस्त व्यवस्था के प्रकट होने पर राजेंद्र बाबू भूल करने वाले बालक के समान संकुचित हो जाते थे। बहुत सुंदर शब्द उनके बारे में लिखे हैं कि कहते हैं कि जैसे राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे। तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा व्यस्तता के वेशभूषा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्त व्यस्त हो जाती थी। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में वो कहती हैं कि उनके मान लो ज्यादा काम ज्यादा है, अस्त व्यस्त है, तो उनकी वेशभूषा है वह थोड़ी अस्त व्यस्त हो जाती थी, कि अर्थात जो बाहरी साज सज्जा है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता था। किंतु राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था ही अस्त व्यस्तता का प्राय थी। वो मतलब हर जगह उनके अस्त व्यस्त रहता ही था, उनका जीवन ऐसा था कि वो बनी रहती थी। जो लेखिका कहना चाहती है, जवाहरलाल नेहरू जी की जो जीवन में अस्त व्यस्तता थी, अस्त व्यस्त होने के बावजूद उसमें एक व्यवस्था होती थी, लेकिन मतलब वो देखने से बुरी नहीं लगती थी। अगर कुछ चीज अस्त व्यस्त रखी है या उनका बाहरी व्यक्तित्व जैसे कि आप साज सज्जा वेशभूषा कपड़े आदि मान लो उनका कुछ ना कुछ अस्त व्यस्त हुआ है, तो उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था है तो भी व्यवस्थित जैसी लगती थी, कुछ ज्यादा देखने वाले को बुरा नहीं लगता था। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद जी की वेशभूषा है उसका अस्त व्यस्तता का नाम ही दूसरा था, प्राय अव्यवस्थित वेशभूषा में दिखाई देते, अर्थात उनके जो कपड़े हैं वो ज्यादा व्यवस्थित नहीं होते थे। वेशभूषा जो है अपनी वेशभूषा में व्यवस्था बनाने का प्रयास भी करते तो व्यवस्था बन ही नहीं पाती, मतलब उनका पूरा जीवन जैसे व्यस्त, वो आप कह सकते हैं कि जो अपना कार्य करते थे उसको पूरा व्यवस्थित ढंग से करते थे, लेकिन वेशभूषा की व्यवस्था बनाने का प्रयास करते भी तो व्यवस्था उनसे बनती नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्त व्यस्त प्रति नहीं जान पड़ती, और यदि कोई उन्हें इस रूप में देख लेता तो बुरा नहीं लगता था। उस पर उनका ध्यान दिलाया जाता तो वे बड़े सहज से रहते थे। देखिए इस बात को आप इस तरह से समझे कि आप मान लो अभी घर पर ही है तो आपने साधारण से कपड़े पहने हैं या अभी सोकर उठे हैं, अचानक से कोई आ जाए, अगर कोई आप उस तरह से देखे और आपका उस पर तरफ ध्यान भी दिलाए तो आप अपने आप को सहज रखते हैं कि कोई खास बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद जी है, लेखिका कहती है कि उनका ऐसा स्वभाव था कि जैसे कोई बच्चा गलती कर लेता है, भूल करने वाले बालक के समान संकुचित हो जाते थे, जैसे उनकी व्यवस्था कभी बनती ही नहीं थी, और अगर कोई उनको एहसास दिलाए तो वे इस तरह से सिमट जाते थे, जैसे कोई एक छोटा बालक है गलती करने के बाद अगर उसे कोई डांट रहा है तो वह संकुचित हो जाता है, सिमट जाता है, इसी तरह जैसे उसकी कोई गलती पकड़ ली गई हो इस तरह से वो संकुचित हो जाया करते थे। आगे लेखिका कहती है कि वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, साध्वी सरल क्षमा मई, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया। संभ्रांत जमींदार जो कहते हैं कि राजेंद्र बाबू की पत्नी के बारे में बता रहे हैं, संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एक आसन बैठना पड़ता था। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युक्ति होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाई। अब जो मतलब क्योंकि वो खुद भी इतने साधारण सरल से इंसान है, उनके अंदर किसी भी तरह का पद का उनका कोई मान गुमान, उनकी पत्नी जो थी वो भी बहुत सच्चे अर्थों में क्या है कि धरती की पुत्री है, मतलब सहनशील है, साध्वी सरल क्षमामयी, सबके प्रति ममता रखने वाली, असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी। न जाने कितने संबंधों का उन्होंने सूत्रपात किया, अर्थात सभी के साथ संबंध जोड़ करके, रिश्ता जोड़ करके उनको ममता देना, अपनापन देना, प्यार देना, कोई गलती करे तो उसको क्षमा करना। तो क्या कहते हैं, इस तरह से उनकी पत्नी का स्वभाव था। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में अर्थात जो उनकी पत्नी थी राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र बाबू की, उनकी पत्नी बालिका वधू अर्थात बहुत कम आयु के रूप में शादी करके वहां आई थी, प्रवेश किया था उसने ससुराल में। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एक आसन बैठना पड़ता है, एक ही आसन पर घंटों तक सिर को नीचा करके। संभ्रांत का अर्थ क्या होता है बेटा, कि जो अलग तरीके के कुलीन परिवार होते हैं, जमींदार परिवार होते हैं, वहां पर जो महिलाओं के लिए नियम व्यवस्था होती है वह बहुत कड़ी होती है, तो इस तरह से उनको उस नियम व्यवस्था अनुसार बैठना पड़ता है। और लेखिका कहती है कि इस तरह से राजेंद्र प्रसाद जी की जो पत्नी है उसकी रीढ़ की हड्डी इस तरह से झुक गई कि वो युक्ति थी तो भी सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। कि समाज में जो परंपराएं हैं
घंटों सिर नीचा रख के एक आसन की मुद्रा में बैठना है तो रीढ़ की हड्डी झुक गई। तो कहते हैं कि युवा बालिका थी, युवा नहीं थी, और जैसे ही कुलीन परिवार में आई थी इस तरह से उन्हें बैठना पड़ता है। परिवार की मर्यादा थी, मर्यादा के अनुसार, परंपरा के अनुसार, तो उन्हें कहते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी इस तरह झुकी कि वो युवा अवस्था में भी सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। गंगा स्नान के लिए तो मुझे उनके साथ प्राय जाना पड़ता था। उस दिन संगम पर जितना दूध मिलता, जितने फूल दिखाई देते, सब उनकी ओर से ही गंगा यमुना की भेंट हो जाते। कोलाहल करते हुए पंडों की पूरी पलटन उन्हें घेर लेती थी, पर वे बिना विचलित हुए शांत भाव से प्रत्येक को उसका प्राय देती चलती थी। अब उनकी पत्नी के बारे में बता रही हैं लेखिका, कहते हैं कि गंगा स्नान के लिए जब भी हम जाते थे, प्राय मैं उनके साथ जाया करती, हम दोनों साथ जाते थे। और जहां पर संगम है गंगा नदी के बारे में वो ये कहते हैं कि जहां पर संगम है वहां पर, जैसे कि भी पता है कि उनके पति जो है राष्ट्रपति है, संगम स्थल पर जितना भी दूध और पूजा के फूल और होते सब कुछ उनकी ओर से गंगा यमुना की पूजा स्वरूप चढ़ जाते। उन्हें जो भी चीज मिलती थी, राजेंद्र बाबू की पत्नी के लिए पूजा करना पंडों के लिए वैसे ही महत्वपूर्ण था। तो वो कहते हैं कि जो कुछ उन्हें मिलता था वो अपनी तरफ से गंगा की पूजा के लिए समर्पित कर देती थी। पूजा के बाद वे पर्याप्त दान दक्षिणा पाने के लिए दौड़ पड़ते। इस पर भी राजेंद्र बाबू की पत्नी विचलित नहीं होती थी, वे अत्यंत शांत स्वभाव वाली थी। अतः यह शांति पूर्वक सबको दान दक्षिणा देती थी। वे बिना विचलित हुए संकोच भाव से अपना कार्य करती थी। देखिए क्या लिखा है, विचलित हुए शांत भाव से प्रत्येक को उसका प्राप्य देती चलती थी। प्राप्य का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति जो कुछ पाना चाहता है, जो कुछ पाने के योग्य है, वह सबको बिना विचलित हुए देती थी। कि महादेवी जी कहते हैं कि मैं उनकी पत्नी के साथ गंगा स्नान के लिए जाती थी और वहां पर बहुत से लोग उन्हें घेर लेते थे। संगम पर जो भी उन्हें दूध है, फल है, फूल है, जो भी चीज मिलती वो गंगा मैया को वो भेंट कर देती थी। और उसके बाद पंडित जो उनकी पूजा आदि करवाते, पूरी की पूरी पलटन शोर करते हुए उन्हें एक साथ घेर लेती थी। आप देखिए कि एक साथ आपके पास झुंड का झुंड आ जाए तो कहते बहुत शांत भाव से। अब आप अगर इसको ध्यान से पढ़ और सुन रहे हैं तो आप इसमें यह भी बात महसूस करें कि महादेवी जी ने भी चित्रण इस ढंग से किया है कि एक महिला जो बहुत से पंडों और दान लेने वाले लोगों के साथ घिरी हुई है, वह दृश्य भी हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उजागर हो रहा है। तो इस तरह से कहते हैं कि वो सबको उसका प्राप्य, जिस चीज को पाने के, जो व्यक्ति जिस चीज को पाने के लिए योग्य है उसे वह देती हुई चलती थी। वह कभी विचलित नहीं होती, बहुत शांत स्वभाव था। और कहते राजेंद्र बाबू का भी स्वभाव बहुत शांत था। तो कहते दोनों पति पत्नी भी एक दूसरे के प्राय थे। महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है, अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्म निष्ठा है। पूरी दो पंक्तियों में देखिए बेटा, जो राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी है उनका चरित्र तो इन्होंने उभारा ही है, साथ में आज की युवा पीढ़ी के लिए ही नहीं, हर एक नागरिक के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक, आप कह सकते हैं, संदेश, उपदेश और एक ऐसी बात कह दी है जिससे अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं और आज के मान लो जो नेता हैं अगर इसे जीवन में उतारते हैं तो शायद हमारे देश का रुख कुछ और हो सकता है। देखिए क्या लिखती है महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी यह बात उन्हें कह रही है, राष्ट्रपति भवन भी मेरा नहीं है, अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब न हो जाए। कि मैं तो ये मानती हूँ, मेरे पति भी यह मानते हैं कि राष्ट्रपति भवन अर्थात कोई भी सरकारी संपत्ति और किसी भी तरह का धन आदि जो है सरकारी है, वह देश का है, देशवासियों का, हमारा नहीं है। लेकिन जब कोई बड़े पद पर आता है तो कई बार उसके परिवार के लोगों को अहंकार आ जाता है, वह पद के साथ जो है कुछ अन्य लोगों के साथ, सामान्य लोगों के साथ कुछ, आप कह सकते हैं, ऐसा व्यवहार भी करने लगते हैं जिसको हम घमंड का ही एक रूप कह सकते हैं। तो वो कहती है जो मेरी अगली पीढ़ी है, अर्थात जो मेरे पोतियां हैं, पोते पोतियां हैं, या जो मेरे परिवार के बच्चे हैं, उनका दिमाग घमंड से खराब न हो जाए, इसकी चिंता की जानी चाहिए। वे जैसी रहती है, अर्थात जिस तरह से साधारण जीवन हमने आज तक जिया है वैसा ही जीवन हमारे बच्चों को जीना चाहिए। कर्तव्य जो है विलास नहीं है, कर्म निष्ठा है। निष्ठा अर्थात कर्म के प्रति हमें निष्ठा रखनी चाहिए, यह ही महत्वपूर्ण बात है। हमें अपने कर्तव्य को, ये नहीं कि हम विलास में डूब जाएं,
उपभोग करने लगे, हमें अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखनी है और यह परिवार के बच्चों को पता होना चाहिए। इसलिए वो ये कहती है कि उनमें कोई घमंड नहीं आना चाहिए। जो आने वाली पीढ़ी है उनके अंदर इस बात का भरोसा रहना चाहिए कि हमें यह काम करना ही है। कर्म करने के प्रति उदासीनता नहीं होनी चाहिए, चाहे हम किसी भी पद पर हों, चाहे हमारे पास कितने भी सुख सुविधा के साधन हो, पर शरीर से मन से जो हमारा कर्म है, कर्तव्य है, हमें वह करना ही चाहिए, उससे उदासीन नहीं होना चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से राजेंद्र बाबू की पत्नी के बारे में जो इन्होंने बताया है, उसके साथ साथ आम जन के लिए, समाज के लिए एक संदेश भी दिया है कि हमें कभी भी कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। हमारे पास अगर कोई पद है तो उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, और जो देश की संपत्ति है, देश की अमानत है, देश व देशवासियों के लिए ही खर्च करनी चाहिए। देशवासियों के अलावा उसे अपने निजी प्रयोग के लिए हमें खर्च नहीं करना चाहिए।